नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों दो राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ये चक्रवात गुरुवार को दोपहर में हिट करने की आशंका है, लेकिन चक्रवात से पहले इन तटीय इलाकों में तेज बारिश, समुद्र की लहरों में उछाल और तेज हवाएं चलती देखी जा सकती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि ये तूफान राज्य के 8 जिलों में बड़े स्तर पर असर डालेगा। वहीं तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में इस चक्रवात से प्रभाव नहीं पड़े, इसको लेकर सरकार, सेना और बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 30,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है ताकि उन पर इसका प्रभाव ना पड़े। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर तटीय गांव से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन गांव के लोगों की चिंताएं हैं कि अगर वो अपने जानवरों को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो जानवरों को इस आपदा में क्षति पहुंच सकती है। गांव के लोग अपना सामान, घर और जानवर छोड़कर नहीं जाना चाहते। वहीं तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री वी सेंथिल बालाजी एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का सामना कर रहे हैं। बुधवार सुबह ईडी के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया। जैसे ही अधिकारी उनको अपने साथ ले जाने लगे, वैसे ही वो फपक कर रोने लगे। इसके एक दिन पहले ही ईडी ने मिनिस्ट्रीज से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी उनको मेडिकल जाँच के लिए चेन्नई के ओमांदुरार सरकारी अस्पताल ले गई। वहाँ भी हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। वहां वो कार की सीट पर लेटे थे और करा रहे थे जैसे उनको सीने में दर्द हो रहा है। वो बेचैन हो रहे थे। इसी दौरान उनके समर्थक भी वहां आ गए। वी सेंथिल बालाजी को जैसे ही ईडी हिरासत में लेकर पूछताछ करने जा रही थी, वैसे ही वो जोर जोर से रोने लगे। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। ईडी के अधिकारी तुरंत उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। ईडी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। जब वहां पर उनके समर्थक इकट्ठा हो गए तो ऊर्जा मंत्री कार में लेटे हुए थे और कराते हुए नजर आए। डीएमके सांसद और वकील एनआर एलांगो ने बताया कि सेंथिल बालाजी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष कुमार के इस्तीफे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी और संतोष मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे बढ़ने का काम किया है। चिट्ठी में साफ लिखा है कि निजी कारणों के चलते वे साथ नहीं चल सकते। चिट्ठी में यह भी स्पष्ट है कि वो महागठबंधन का अंग नहीं रहना चाहते। ये नहीं, लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया। और पहले हम लोगों के साथ भी, हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से एमएलसी भी बनाए थे संतोष मांझी जी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो है मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग, यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पे तो हम वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी की नर्मदा आरती करने पर जमकर हमला किया। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि आजकल कांग्रेस में कुछ लोग मौसमी हिंदू बन गए हैं। मां नर्मदा की आरती उतारी जा रही है, लेकिन नर्मदा को जीवित इकाई के रूप में मान्यता देने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। पिछला जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस ने सवा साल के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई। बहुत सारे वादे किए थे सरकार बनाने के पहले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने अपने वादों को पूरा किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं पूरा किया है तो हाथ उठाकर मेरे बहन भाइयों बताइए कि पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है।
ये लोग बराबर वादे करते हैं, लेकिन वादों को कभी ये पूरा नहीं है। अब फिर से 5 गारंटी मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कांग्रेस से द्वारा दी जा रही है। 5 गारंटी, अरे आपने पहली गारंटी तो पूरी नहीं, कर्ज के ब्याज को माफ करने का काम क्या वादा किया था, उसे पूरा ही नहीं किया। और मैं तो कहना चाहता हूं शिवराज जी, मैं भारत सरकार का कृषि मंत्री हूं और मैं जानता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया था, और उस कार्यक्रम में जब सारे देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी के समय ब्याज दर खेती पर, खेती की चीजों पर, जहां केवल 8.5% हुआ करती थी, उसके पहले कांग्रेस के हुकूमत में 16% से लेकर 18% हुआ करती थी। लेकिन शिवराज जी ने मुझसे कहा कि भाई साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारा किसान। वह किसान नेता राकेश टिकैत ने कुरुक्षेत्र में किसानों के आंदोलन के बारे में बोलते हुए कहा कि आंदोलन समाप्त हुआ है, आज रास्ते खोल दिए गए हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे थे कि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। हम आगे भी एमएसपी पर लड़ाई पूरे देश में करेंगे। भारत सरकार की एमएसपी को लेकर जो दर है वो देना होगा। वहीं हरियाणा के डीसी शांतनु शर्मा ने एमएसपी को लेकर कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के समर्थन में खड़ी रही है। सूरजमुखी की फसल के लिए मुख्यमंत्री ने एमएसपी बढ़ाने पर सहमति जताई है। सीएम साहब ने गन्नौर में भी किसान के लिए और खास करके शाहबाद में सूरजमुखी जो किसान उगाते हैं उनके लिए एक 20,000 मीट्रिक टन का कारखाना का भी वादा किया है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। देखो, फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा। भारत सरकार का रेट है एमएसपी, वो देना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है। गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया। वह राष्ट्रीय राजधानी समेत कई राज्यों में गर्मी का भीषण प्रकोप जारी है। देश के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है तो वहीं कुछ राज्यों में चिलचिलाती धूप का टॉर्चर झेलने को पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोग गर्मी से परेशान हैं। हर रोज पारे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों का हाल जो है वो बेहाल नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते मौसम में कोई बदलाव होने के आसार नहीं है। दिल्ली में बुधवार यानी 14 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं दिन भर तेज गर्म हवाएं चलेंगी और बादल छाए रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का बाहर निकलना बंद करवा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के तापमान में अभी और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बघेल ने कहा कि बीजेपी ने नेताओं की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सिर्फ झूठ बोलने के लिए की है। उनको लगता है कि एक झूठ को 100 बार बोलने से जनता उसे सच मान लेगी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल और कर्नाटक का सबक अभी उनको समझ नहीं आया है। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाएंगे। बोल रहे हैं केंद्र सरकार राशि दी है, कस्टम मिलिंग की बात नकार जाते हैं।
देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने की फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार के। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है, एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है। तो बजरंग बली का नारा उन्होंने लगाया था, और बजरंग बली का गदा किसके सिर पे पड़ा? तो बजरंग बली तो हमें आशीर्वाद मिला कांग्रेस को, तो बजरंग बली हमारे साथ, बजरंग दल उनके साथ। देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? तो ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह की मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहुते। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है। अब गिनाओ तो दर्जनों मिल जाएंगे। नागरिक आपूर्ति निगम तो राज्य सरकार का है। चावल खरीदती कि नहीं खरीदती? केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है। हम लोग एक परिवार में 35 किलो देते हैं, चाहे 3 का परिवार हो। तो डिफरेंस का चावल कौन देता है? बोल रहे हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी को हराना है, उसके बाद विपक्ष ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। सुशील मोदी ने हमला करते हुए कहा कि बारात निकल गई, तब लड़की का चेहरा देखकर तय करेंगे कि दूल्हा कौन होगा। जनता जानना चाहेगी नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन करेगा। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए। इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर, नवीन पटनायक, मायावती, एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे। जो आ रहे हैं उनमें आपस में झगड़ा है, हाथ मिलाने से दिल नहीं मिला करते। सज रही है तो दूल्हा भी तो तय होना चाहिए ना। तो इनको डर है कि सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा, कोई नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगा, कोई केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेगा। फिर जनता जानना चाहेगी ना नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है। लोग चेहरा देखना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए, लेकिन ये नाम नहीं तय कर सकते। और देखिए, इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर नहीं आ रहे हैं। ये तो केसीआर आए थे ना बिहार, क्यों नहीं आ रहे हैं केसीआर? इनकी बैठक में नवीन पटनायक नहीं आ रहे हैं, जबकि गए थे निमंत्रण देने के लिए उड़ीसा, क्यों नहीं आ रहे हैं? एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे हैं, मायावती नहीं आ रही हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनमें आपस में कितना झगड़ा कि बंगाल में पंचायत का चुनाव चल रहा है और परसों कांग्रेस के कार्यकर्ता की टीएमसी के लोगों ने हत्या कर दी। और अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर पंचायत का चुनाव कराया जाए। उधर दिल्ली में ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में तलवार खींची। वहीं मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ड्रम्डगंज थाना क्षेत्र में प्रयागराज के रहने वाले राम बाबू ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो ऑटो से सवार होकर पत्नी के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ऑटो के पीछे रखे बैग से उनके जेवर और नकदी गायब हो गए। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि ये गैंग ऑटो चालक का काम करता है और सवारी बैठने के साथ ही कुछ गैंग के सदस्य उसमें बैठ जाते हैं, कुछ मोटरसाइकिल से पीछे लगे रहते हैं और मौका देखते ही सवारी की कीमती जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर देते हैं, जिनका उन्हें
भी पता नहीं चलता। जब पता चलता है तब तक ये फरार हो जाते हैं। जनपद मिर्जापुर में थाना ड्रमनगंज अंतर्गत टप्पेबाज जिसमें पकड़े गए हैं 6 लोगों को पकड़ा गया है और ये लोग एक शातिर किस्म का इनका गिरोह है जो कि काम करता है। मॉडस ऑपरेंडी उनका ये है कि ऑटो चलाते हैं और जो भी सवारी मिलता है उनको बैठाते हैं और उसमें उनके जो गैंग के मेंबर्स होते हैं ऑलरेडी सवारी के रूप में बैठे रहते हैं। थोड़ा पहाड़ी के ऊपर जाके जो रास्ता है वहाँ पे कहते हैं कि हमारा ऑटो आगे जा नहीं सकता, खराब हो गया, वहाँ ऑटो रोक देते हैं और इसी बीच पीछे बैठे हुए जो उनके गैंग के मेंबर होते हैं धीरे से बैग वगैरह खोल के उसमें से सामान इनका निकलवा लेते हैं और इस सवारी को ऊपर ही छोड़ के ये लोग आगे निकल जाते हैं। इसी तरीके की सूचना एक प्राप्त हुई थी ड्रमनगंज में जिसपे कि तुरंत कार्रवाई करते हुए ये लोग जो इनका गैंग था वो पूरा पकड़ा गया है। इसमें मूलतः ये लोग जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं और इसमें टप्पेबाजी या चोरी में गई हुई जो संपत्ति वहीं डिंडौरी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑटो टैक्सी चालकों को ओवरलोड की खुली छूट दी गई है, जिसको लेकर यातायात पुलिस पर इन ऑटो और टैक्सी चालकों से अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। वहीं ऑटो टैक्सी चालकों की माने तो वे भी यातायात पुलिस को महीना देने की बात कहते हैं, जबकि पुलिस के अलावा आला अधिकारी और यातायात थाना प्रभारी समय समय पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कितनी सीटर गाड़ी है भैया आपकी? कितनी सीटर गाड़ी है? अरे लेबर है रे भाई, सीट नहीं चला रहे हैं, वो इमरजेंसी वाले हैं। कहाँ जा रहे हो? रहेंगी ये रहेंगी। कहाँ से जा रहे हो? डिंडौरी से। कितनी सवारी है आपकी गाड़ी में? पता नहीं, मैं तुम्हें हाँ, ये समस्या प्राप्त हो रही है हम लोग को कि ओवरलोडिंग। आज कलेक्ट्रेट के ऑटो टोरिया हॉल में एसडीएम महोदय की उपस्थिति में एसडीओपी महोदय टीआई कोतवाली के पूर्व सीईओ जैक डार्सी के बयान के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरफ विपक्षी दल जहां इस मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमले कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष के नेता डार्सी के आरोपों को मिथ्या बता रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डार्सी के आरोपों को मिथ्या बताया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन 1 साल तक चला और शांतिपूर्वक पारित भी हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई होती तो आंदोलन जल्दी समाप्त हो जाता। नरेंद्र तोमर ने कहा कि जैक डार्सी के सभी आरोप मिथ्या हैं। दरअसल ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डार्सी ने आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को शट डाउन किए जाने की धमकी मिली थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के अकाउंट भी सस्पेंड करने का दावा था जो आंदोलन के पक्षधर थे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। बछरावा के लाभार्थियों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद यहां सेनानी होटल में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी ने 22 से 30 जून तक 1 माह के लिए महासंपर्क अभियान प्रारंभ किया है। इस संपर्क अभियान के दौरान अलग अलग वर्गों, अलग अलग क्षेत्रों, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत मेरा रायबरेली आना हुआ है। अभी एक कार्यक्रम संपन्न हुआ लाभार्थियों का। 3 बजे बुद्धिजीवियों से मिलेंगे। कल जनसभा होगी। वह पुलिस की सख्ती के बाद भी जिले में चोरी और टप्पेबाजी जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अकबरपुर माती रोड में दिन दहाड़े अपाचे सवार युवकों ने एक वृद्ध के साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया और 50,000 रुपए ले उड़े। दरअसल कानपुर देहात में भोगनी थाना क्षेत्र के पुखराया के रहने वाले विजय गुप्ता रिश्तेदार के प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए रुपए लेकर अकबरपुर तहसील में पहुंचे थे। इसी दौरान अपनी बातों में उलझाकर बदमाशों ने 50,000 रुपए जेब से निकाल लिए। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं पुखराया का निवासी हूँ। अपने एक रिश्तेदार के लिए यहाँ पर तहसील अकबरपुर में रजिस्ट्री होनी थी। वो रजिस्ट्री कराने के संबंध में मैं यहाँ आया था। उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, वो रुपए लेकर के मैं आया था। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोगों ने टप्पेबाजी करके हमारी जेब काट ली, जिसमें 50,000 रुपया उन लोगों ने हमारा निकाल लिया।
वहीं मध्य प्रदेश की दतिया में एक व्यक्ति की मौत को लेकर हंगामा जारी है। बता दें कि हाल ही में बल्लू कुशवाहा नाम के व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में उसकी नाबालिग बेटी और कुशवाहा समाज के लोगों के साथ ही कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नेता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। बल्लू कुशवाहा की बेटी कुमारी अर्पिता का आरोप है कि उनके पिता को आरोपी पर्वत कुशवाहा अपने साथियों के साथ 3 जून को घर से लेकर गए थे। उसके बाद बल्लू का कुछ अता पता नहीं चला। जब उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई तब पता चला कि उनकी लाश स्कूल के पास झाड़ियों में पड़ी हुई है। आरोप है कि मृतक के पास मेन हाईवे पर कुछ जमीन थी जिस पर इन रसूखदार लोगों की नजर थी और इसी जमीन को हथियाने के लिए हत्या की साजिश रची गई। बहरहाल एसपी ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मर्डर हुआ है बल्लू कुशवाहा का, इस जमीन से लेकर संबंधित विवाद है या जो भी है तो इसमें जिस प्रकार से इनकी FRI नहीं लिखी गई, जिस पर इनको शक है उसके नाम होने जा रहे हैं, अगर लेख होने भी जा रहे हैं तो दबा दिए जा रहे हैं, तो उनकी 8-10 दिन से कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि SP साहब को ज्ञापन देना है, तो ये हम लोगों के पास आए। किसी ने हत्या कर दी पापा की। अच्छा, आज आप पुलिस अधीक्षक के पास आई हो, क्या क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने 48 घंटे का वक्त दिया है, कह रहे हैं कि आपकी छानबीन होगी पूरी, उसके बाद कुछ होगा। किन लोगों पे आपको शक है? पर्वत आता था लेने पापा को, वही लेके गया था सुबह 6 बजे पापा को।